अब हम लोग गुप्त काल शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले है कि गुप्त काल में हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और खासकर बिहार वाला ऑप्शनल में ये ध्यान रखना, जो हमारे बीपीएससी के बच्चे हैं और अदर भी स्टेट कमीशन और यूपीएससी के हैं, भाई मौर्य और गुप्त में से तो एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, कम से कम बिहार में तो रहेगा, क्योंकि ये दोनों डायनेस्टी वहीं की है। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो है वो हमको पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, इस पर अपने आप अपने को जानना है कि भाई हमारे पास गुप्त काल के अध्ययन का स्रोत क्या है, ठीक है, जानकारी चाहिए एक नॉर्मल। दूसरा कि भाई गुप्त कौन था, ये, फिर गुप्त शासक। देखो, अब गुप्त शासक में तो बहुत सारे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, फिर कुमारगुप्त है, ठीक है, फिर स्कंदगुप्त है, देख रहे हो, और फिर विशेषताएं, क्या विशेषताएं, भाई उस समय का प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, ठीक है, फिर उस समय का साहित्य, ठीक है, और उस समय का कला, कला में ढेर सारा चीज है कि भाई कला में सिक्का, ठीक है, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, फिर विज्ञान, एवं तकनीक, ये है। ये आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, किस काल में, गुप्त काल, ठीक है। बट घबराने की बात नहीं, अभी मैं तय कर देता हूं कितना हल्का है। देखो, जो आपका अध्ययन का स्रोत है और गुप्त कौन था, ये तो नॉर्मली मान के चलो इंट्रोडक्शन है, जो हम बात करने के परिप्रेक्ष्य में समझ लेंगे। देखो, क्वेश्चन ये है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये, क्या गुप्त काल, अब ये जो कुमार गुप्त है, स्कंद गुप्त है, इस सब के बारे में ऐसे जनरली नॉलेज रखो अपने को। ये तीन क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को अच्छे से तैयार करो, चंद्रगुप्त को अच्छे से तैयार करो, और कि गुप्त काल
प्राचीन काल का स्वर्ण युग था, तो भाई उसके लिए लिटरेचर्स, कला के डिफरेंस रूप और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में आप उनको बताओ। तो ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है। चौथे की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 100% इसी 3 में से एक फंसेगा और तीनों का तीनों बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम, फैक्ट ज्यादा है, लेकिन बढ़िया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है परीक्षा हॉल में। फैक्ट बेस्ड में सिर्फ फैक्ट को गलत लिखो मत, तो औसत नंबर हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करें कि अध्ययन का स्रोत क्या है। तो देखो, आप लोग शुरू से जान रहे हो, अच्छे से जान रहे हो कि भाई अरे यार ये क्या निकल गया। अध्ययन का स्रोत क्या है। तो भाई हमारे पास पुरातात्विक स्रोत क्या है और हमारे पास साहित्यिक स्रोत क्या है, यही 2 होंगे। तो देखो, पर्याप्त, जहां तक पुरातात्विक स्रोत की बात है तो हमें गुप्त काल के कई सिक्के हमारे पास हैं। जैसे समुद्रगुप्त का तो 6 प्रकार का स्वर्ण मुद्राएं ही मिला है। चंद्रगुप्त का स्वर्ण मुद्राएं 6 प्रकार के हैं। कुमारगुप्त के मुद्राएं हैं। भरतपुर बयाना से तो वहां तो मुद्राओं का ढेर मिला है कुमारगुप्त के काल का। स्कंद गुप्त के काल का हमारे पास क्या है, सिक्का है, पर्याप्त है, जो प्रत्येक राजा के राजनीतिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। फिर हमारे पास कुमारगुप्त के काल का और स्कंद गुप्त के काल का कई अभिलेख, जैसे गाजीपुर भीतरी स्तंभ लेख, गरवा अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र, बिलसर अभिलेख भरे पड़े हुए हैं अभिलेख। और चंद्रगुप्त द्वितीय का हमारे पास मेहरौली स्थित लौह स्तंभ है। वहीं पर समुद्रगुप्त के संपूर्ण विजय पर प्रकाश डालता हुआ हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति पत्र हमारे पास उपलब्ध है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कई गुफा, उदयगिरी गुफा अभिलेख है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने बनवाया था। और इस काल के कई मंदिर हमारे पास उपलब्ध हैं। देवगढ़, झांसी, सिरपुर, कानपुर भीतरी गांव, नाचान कुठरा, जहां देवी पार्वती का मंदिर है। तो कई मंदिर भी उपलब्ध हैं जो सब मिलके पर्याप्त प्रकाश डालता है किसके ऊपर, गुप्त काल के ऊपर। जहां तक बात साहित्यिक प्रमाण की है तो कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा और बहुत अच्छे तरीके से पता है कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है ये। कालिदास द्वारा रचित ही कई नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य उपलब्ध है। मालव का अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम जैसे उनके नाटक हैं। तो कुमार संभव, रघुवंशम जैसे उनके महाकाव्य हैं। तो मेघदूतम जैसे खंड काव्य उपलब्ध हैं। वहीं पर विशाख दत्त कृत
देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है वो गुप्त काल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश है। तो एक आध दो नहीं है, सैकड़ों पुस्तक होगा संस्कृत साहित्य का जिसमें गुप्तों के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि गुप्त काल के लिए अध्ययन के लिए हमारे पास कई पुरातात्विक और कई साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध है। लेकिन इतनी उपलब्धता के बाद भी कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं और उसमें से एक ये है कि गुप्त कौन था। तो ये कहीं इतने अभिलेख हैं लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि गुप्त कौन। मतलब चाहे समुद्रगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त हो, किन्हीं ने भी ये नहीं लिखा वो कौन थे। तो इतिहासकारों ने ये लगभग तय किया है कि वास्तव में ये वैश्य था, ये ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं थे। यदि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय होते तो निश्चित तौर पर ये बारंबार अपने अभिलेखों में इस चीज का प्रयोग करते। चूंकि ये इनका नाम के आगे गुप्त लगा हुआ है तो गुप्त वैश्य समुदाय के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है गुप्ता जी। इसलिए ये माना गया है कि ये वास्तव में वैश्य समुदाय के हैं और इस समुदाय के लोगों को उस समय भारत पर शासन करने का अधिकार नहीं था। आज की बात छोड़ो, उस समय नहीं था। तो इसलिए ये तय होता है कि ये वैश्य थी। लेकिन कहीं ये बस तय किया गया है इनके नामों के आगे सरनेम को देखकर, कहीं भी इनके अभिलेखों में ये सब चीजें वर्णित नहीं है। ठीक है, देख रहे हो, पर्याप्त अध्ययन के स्रोत उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारे सामने कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पाते। अब इस वंश के संस्थापक कौन है? तो भाई कोई कहता है कोई नहीं, इन्हीं का कोई अभिलेख कहता है कि इसके संस्थापक श्री गुप्त थे और कुमार गुप्त का वेलसर अभिलेख कहता है कि वास्तव में घटोत्कच इसका संस्थापक था। तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि पहला आदि पुरुष श्री गुप्त है और घटोत्कच इसमें एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। और इतिहासकारों का मानना है कि ये वास्तव में शुंग वंश के शासकों के समय, जो मौर्योत्तर काल का, जिसमें पुष्यमित्र शुंग वगैरह के संस्थापक जो थे शुंग वंश के, तो ये शुंग वंश के शासकों के सामंत रहे। और जब पूर्वी भारत में क्या होता है, शुंग वंश और कण्व वंश कमजोर होता है, शुंग के बाद कण्व वंश, तो फिर गुप्तों ने अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाना शुरू किया होगा और इस वंश के सबसे पहले और प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने का मतलब है कि भाई इन्होंने कई छोटे मोटे राजाओं पर नियंत्रण स्थापित किया होगा। इनके राज्य का जो भूभाग था, मगध, काशी, कौशल, अवंती, मतलब पूर्वी भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत। तो वास्तव में पूर्वी, उत्तर और मध्य भारत एक विशाल क्षेत्रफल है
और वहां के शासक को महाराजा धीराज ही कहना चाहिए। तो इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया है। और कहीं न कहीं इसमें एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास किया है कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसका उल्लेख अभिलेखों में हुआ है। अब आप सब बिहार वाले हो, बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे कौन लिच्छवी, वही वैशाली वाले जहां पर भगवान महावीर पैदा हुए थे। और आप सबको पता है कि लिच्छवियों का अंत अजात शत्रु ने ही कर दिया। आज लिच्छवियों का समाप्त होना भी लगभग 800-900 वर्ष हो गया, अर्थात लिच्छवियों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं रह गया है। हाँ, एक सोशल इम्पोर्टेंट तो हमेशा रहता है। तो यदि चंद्रगुप्त अपना विवाह लिच्छवी राजकुमारी से करता है और उसका उल्लेख करता है, तो इसका मतलब है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए मैंने क्षत्रिय राजकुमारी से विवाह किया है। और समुद्रगुप्त जैसा पराक्रमी राजा, जो अगला टॉपिक आएगा अपना, वो अपने सिक्के पर लिखवाता है लिच्छवी दोहित्र, अर्थात मैं लिच्छवियों का नाती हूं, मुझ में क्षत्रिय खून है। तो इसका मतलब वो अपने बाबा साइड से क्षत्रिय नहीं है, तभी तो कहीं नहीं लिखा है। नाना साइड से है तो बड़ा गौरव से लिख रहा है। तो इससे भी ये तय होता है कि हाँ, वो वैश्य समुदाय के ही थे, ठीक है। और मारो गोली किस समुदाय के थे? अब हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भारत का दूसरा सबसे महान प्रतापी शासक, जिसने भारत को फिर से एक राजनीतिक युद्ध, राजनीतिक सूत्र में बांध दिया, उसका नाम है समुद्रगुप्त। और जिसने अपने इस यशस्वी विजय अभियान के पश्चात क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका प्रमाण ये है कि उसने अश्वमेध यज्ञ प्रकार के घोड़े सिक्के, स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, जो हमें प्राप्त भी हुए हैं। और इस प्रकार से उसने अश्वमेध यज्ञ करके अपने विजय पताका को फहराया। तो अब हम लोग उस समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे और ये बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अपना हम लोग मूल प्रश्न के ऊपर आ गए हैं और फैक्चुअल तो है ही है, और साथ ही साथ इसके जो फैक्ट हैं वो बड़े क्लिष्ट फैक्ट हैं। तो वो ध्यान रखना है आपको और बार बार देखने से होगा, ठीक है बेटा। ये है समुद्रगुप्त, 40 युद्धों का विजेता है, एक भी युद्ध हारा नहीं है, ठीक है। 40 तो बड़े और कम से कम 20 छोटे युद्धों का विजेता है मेरे भाई, ठीक है। इसने भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। क्या किया? राजनीतिक एकीकरण किया। इसका वर्णन कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति में है। लेखक कौन है? इनके संधि विग्राहक हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। भाई क्या वर्णन है? ये देखो, सबसे पहला वर्णन है
आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, फिर वर्णन है दक्षिणापथ का विजय, मतलब दक्षिण भारत। फिर क्या है, फिर है आर्यावर्त का दूसरा विजय। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं आर्यावर्त का प्रथम विजय। तो देखो, आर्यावर्त के प्रथम विजय में इसने 4 शासक को हराया है। क्या नाम है? अच्युत पहला नाम, दूसरा नागसेन, फिर तीसरा नाम क्या लिखा हुआ है? गा, सिर्फ गा लिखा हुआ है, मिटा गया है। और चौथा नाम है कोतकुलज। कोतकुलज। अच्छे से ये फैक्ट उतार के लिखो, ठीक है? नहीं तो आगे कुछ समझ में, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये फैक्ट का काम है। रवि देना बेटा, बहुत गला सूख रहा है यार। बेटा गिलास भर के धा देना। ठीक है, देखो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद भारत का दूसरा शासक है जिसने इस संपूर्ण आर्यावर्त को एक सूत्र में फिर से बांधा। हालांकि ये काम कनिष्क ने भी किया था, लेकिन कनिष्क न तो पूर्वी भारत जा पाया था, न मध्य भारत, न पश्चिम और दक्षिण भारत जा पाया था। हाँ, उसने मध्य एशिया से बनारस तक को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था, लेकिन भारत का जो मूल पूर्वी भारत है, मध्य भारत, दक्षिण भारत, उससे इसका कोई सरोकार नहीं था। लेकिन समुद्रगुप्त ने तो सुदूर पल्लवों तक को पराजित करके उस पर, माने तमिलनाडु तक पर कब्जा कर लिया था। तो समुद्रगुप्त के इस राजनीतिक एकीकरण का जो वर्णन है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति। और इसके लेखक जो हैं वो हरिसेन हैं, जो समुद्रगुप्त के क्या थे? संधि विग्राहक थे। समुद्रगुप्त के क्या थे? संधि विग्राहक। संधि विग्राहक मतलब रक्षा मंत्री। कवि थे, महान कवि थे मेरे भाई। इनके रचित जो रचना है वो तो अब संयोग बस हमारे पास एक ही बच जाता है, ये प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा तो नहीं बच पाया। लेकिन कहा जाता है कि इनकी जो लिखने की शैली है और संस्कृत साहित्य पे जो पकड़ है वो मान के चलो कालिदास से भी ऊपर की चीज थी। अब वास्तव में प्रयाग प्रशस्ति का इंट्रोडक्शन एक इतिहास के छात्र होने के नाते आपको जानकारी होनी चाहिए
कि प्रयाग प्रशस्ति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट है। क्यों? वास्तव में ये अशोक का स्तंभ है। क्या है? अशोक का स्तंभ है। और इसी अशोक स्तंभ पर जहां अशोक का शांति संदेश लिखा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जो है, इसके ऊपर हरिसेन ने क्या किया है? समुद्रगुप्त के रक्त रंजित इतिहास को लिखा है। और तीसरा भी इसका इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि बाद में इसको कहीं से उठा के अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवा दिया था, आज तक वहीं रखा हुआ है। तो इस पर जहांगीर के मजहर, मतलब जहांगीर के घोषणा पत्र का भी इस पर क्या है? अंकित है। तो भारत के, मतलब देखो, छुटल्ले मुटल्ले ने, भारत के केंद्रीय 3 महान शासक जिसने संपूर्ण आर्यावर्त को भोगा है या जीता है या पूर्वजों से जीत के मिला है, चाहे वो अशोक हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे जहांगीर हो, ये तीनों भारत के केंद्रीकृत या संपूर्ण आर्यावर्त के शासक थे। और तीनों के इतिहास के बारे में हमें यहां कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। ये इसकी ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति के बड़े साहित्यिक लिटरेचर्स के व्यू से भी महत्व है कि आप देखो, एक पत्थर है, उस पर 3-3 लिपियां खुदी है। बेटा, कभी कभी प्रयाग प्रशस्ति पर ही कमेंट आ जाता है 300 शब्द। तो उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालना है, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। ये नहीं कि आंख मूंद के बस सुन रहे हैं सिर्फ। तो देखो, इसका जो एक साहित्यिक इंपॉर्टेंट है कि देखो, एक पत्थर है और उस पर अपने अपने काल की 3 लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक ने इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है, ठीक है। और वहीं पर आप दूसरा चीज देखो कि समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक हरिसेन ने इस पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। और जहांगीर के काल में इसमें फारसी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हो, ब्राह्मी, देवनागरी और फारसी तीनों लिपि का प्रयोग हुआ है। और कहीं शांति की बात की गई है, कहीं युद्ध की बात की गई है। तो जहांगीर ने इसमें लोक कल्याण की बात की है, क्योंकि घोषणा पत्र है। तो वहीं आप देखोगे कि इसके साहित्यिक इंपॉर्टेंस में और सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि ये चंपू काव्य है। मतलब एक लाइन गद्यात्मक है, एक लाइन पद्यात्मक है। यही हरिसेन के शैली की विशेषता है कि भाई ये वैदर्भी शैली की संस्कृत है, चंपू काव्य है। एक सेंटेंस पद्य में, एक सेंटेंस गद्य में लिखा गया है। और इसका सांस्कृतिक महत्व है कि भारत के इतिहास पर तो प्रकाश डालता ही डालता है। और इस प्रशस्ति की शुरुआत हरिसेन ने शिव मंगलाचरण से किया है। शिव भक्त थे वो। और हमें पहली बार लिखित रूप में ये प्रमाण मिलता है कि शिव के जटाजूट से गंगा निकलती है, इसलिए अपन शिव को गंगाधरक भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के रूप में हो सकता है ये हजारों वर्ष हो या आप खुश हो जाएं, लाखों वर्ष पुरानी है। लेकिन साहित्यिक रूप में लिखित प्रमाण ये प्रयाग के प्रशस्ति में ही पहली बार मिलता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हाँ, गंगा शिव के जटाजूट से निकली है। ये लिखित प्रमाण यहां पर लगभग आज से 1800 वर्ष पहले का है या 1900 वर्ष पहले का है।
तो इस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति हमारे लिए एक बड़ी ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्या है, शिलालेख है। अब आप कहोगे सर राजनीतिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो यही तो राजनीतिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने तो ऐतिहासिक बता दिया, सांस्कृतिक भी बता दिया, साहित्यिक भी बता दिया, तो राजनीतिक इतिहास तो नहीं बताया। तो मेरे भाई ये जो राजनीतिक इतिहास अब तुम पढ़ने जा रहे हो, 2 दिन तक पढ़ते रहोगे, तो वो यही तो है कि कैसे उसने भारत का राजनीतिक एकीकरण किया, ठीक है। अब देख बेटा, जो हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं उसके आधार पर अब हम लोग व्याख्या करेंगे, ठीक है। अब देखो, समुद्रगुप्त के पास पैतृक रूप से पूर्वी भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत का राज्य मिला था, जो उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम का था। नंबर 2, अब इसे आधार बनाकर क्या करना है, पूरी भारत को अपने अधीन करना है, ऐसा उसने बीड़ा उठाया। ऐसा हमारे प्रयाग प्रशस्ति में है भी। तो उसके लिए स्वाभाविक है उसे युद्ध तो करना हो, बिना युद्ध का तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस युद्ध को हरिसेन ने आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के नाम से पुकारा है, ठीक है। अब इस संबंध में जो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध किया किसने, समुद्रगुप्त ने। मेरी बात को ध्यान से देखना, सुनना। समुद्रगुप्त ने जो प्रथम आर्यावर्त पर आक्रमण किया, तो हरिसेन ने उसमें प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित राजा का नाम दिया, अच्युत नागसेन गा। अब गा के आगे पीछे मिट गया है, और ये कोतकुलज, तो ये कोतकुलज किसी राजा का नाम नहीं है बल्कि उस वंश का नाम है, ठीक है। ये 4 का ही है, ठीक है, प्रथम में। फिर 14 का नाम आएगा द्वितीय में, ठीक है। अब देखो, इसमें जो अच्युत है, ये जो आप देख रहे हो, क्या अच्युत, इसका संबंध अहिछत्र का था। इसे अहिछत्र का राजा माना गया, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश में बरेली कहते हो, ठीक है। इसे वहीं का राजा माना जाता है, क्योंकि अहिछत्र से हमें कई मुद्राएं मिली हैं, उसमें एक मुद्रा पर अच्युत लिखा हुआ है। तो संभवतः यह हो सकता है क्या कि इस मुद्रा पर अंकित जो क्या है, अच्युत है, ये प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित यही अच्युत हो सकता है, ठीक है। और इसकी मुद्राएं जो है वो पद्मावती के नागवंशीय शासकों से मिलती जुलती है। अतः संभव है कि यह नागवंशीय राजाओं का ही एक शाखा हो। भारतीय मूल के नागवंशीय राजाओं की क्या हो सकती है, एक शाखा हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अच्युत का हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं कि भाई यहां जो अच्युत है बन लिखा हुआ, वो अहिछत्र का राजा होगा, और अहिछत्र से सिक्के मिलते हैं अच्युत के नाम से, ठीक है। तो ये वही अच्युत है जो प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है।